नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा कि आपको पता है, हमने मिशन टेट सीरीज़ जो है वो लॉन्च की हुई है, जिसके अंडर जो है हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर जो नवंबर 2020 का था। आज हम लेके आए हैं आपके सामने जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर जो आपका जो है नवंबर 2019 का है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। साइकोलॉजी सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका है, कौन सी ग्रंथि का हार्मोन्स लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? द हार्मोन ऑफ विच ग्लैंड अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाइट? देखिए, क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये क्वेश्चंस कन्फर्म आते हैं। मैंने अलग-अलग जगह चेक किया है, तभी जो है वो मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है, पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये जो है पी साइज़ होती है और ब्रेन के जो है डीप में जो है वो लोकेट होती है। ब्रेन के बीच में बेस के जो ब्रेन का बेस होता है वहाँ पे लोकेटेड होती है और जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन होते हैं उनको जो है ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन उठता है कि पैनक्रियाज किसको बोलते हैं? पैनक्रियाज जो है वो आपका पैनक्रियाज डाइजेशन से रिलेटेड है, पाचन से रिलेटेड है, आपका डाइजेशन से रिलेटेड है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, पाचन से रिलेटेड है। और ये जो है जैसे ही आप फूड को जो है वो अलग अलग जूसीज रिलीज करता है और उससे जो है फूड की ब्रेकडाउन होती है और जूसीज में कन्वर्ट करता है, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, हेल्पफुल होता है। तो पैनक्रियाज किससे रिलेटेड हो गया? आपका डाइजेशन से। ठीक है, तो ये आएगा नहीं आपका हाइट की डेवलपमेंट से। नेक्स्ट आता है आपका पाइनियल ग्लैंड जो पीनियल ग्रंथि जो है इसका काम क्या होता है? इसको जो है वो थर्ड आई भी बोला जाता है। तीसरी आंख किस ग्रंथि को बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। थर्ड आई जो है पाइनियल ग्लैंड को बोला जाता है और इसका काम क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ये ब्रेन का जो सेंटर होता है उसके बिल्कुल डीप में लोकेटेड होती है। और जो आपकी लाइट डार्क साइकिल होता है एनवायरनमेंट का, जैसे ही आपका जो है लाइट हुई, आपका बिल्कुल डार्क साइकिल हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ये सीधे ब्रेन को कन्वे करता है और इससे क्या होता है? मेलाटोनिन मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि मेलाटोनिन का काम क्या होता है? मेलाटोनिन का काम होता है कि जो ब्रेन में स्लीप एंटिसिपेशन होता है, स्लीप एंटिसिपेशन को जो है ये प्रोड्यूस करता है कि ये मैसेज भेजता है कि जब अंधेरा हो गया, जब सिग्नल मिल गया, थर्ड आई से सिग्नल मिल गया, तो हमें जो है वो सोना है। नन ऑफ दी अब हो नहीं सकता, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि होती है वो क्लियरली आपकी जो है डेवलपमेंट ऑफ हाइट जो है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी किसी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं का ग्रहण क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करवाया है पिछली वीडियो में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखिए, सारी वीडियोस को देखिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पेन कॉपी अपने साथ रखिए और नोट्स बनाइए, ये आपको जो है बहुत हेल्पफुल होंगे। जो ये सोचते हैं कि अदर चैनल्स पे जो है ठीक है आपको फटाफट 10 क्वेश्चन करवा दिए, वो रट्टा मरवा दिया, ठीक है, मैं भी वैसा करवा सकता हूँ, लेकिन जो है वो आपको डिटेल में नॉलेज नहीं मिलेगा। आपका नॉलेज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, फॉरएवर नहीं रहेगा। ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए उस क्रैमिंग को याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप डिटेल में नोट्स बनाओगे तो आपके पास जो एक सेट बन जाएगा, पढ़ने के लिए आपके पास एक मटेरियल होगा और आप अपना नॉलेज जो हो वो किसी को भी इम्पार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन अ मैन assimilates new informations in his present knowledge, that is called assimilation, accommodation, decentering और none of the above। तो इस फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि असिमिलेशन क्या होता है? मॉडिफाई और चेंज न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट इनटू अवर स्कीमा। स्कीमा क्या है? व्हाट वी ऑलरेडी नो। आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था कि अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन क्या होता है? आपका पार्ट ऑफ अडेप्टेशन प्रोसेस होता है, जिसमें जो है न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं और इसमें न्यू स्कीमा भी फॉर्म होता है। न्यू स्कीमा किसमें फॉर्म होता है? अकोमोडेशन में। मैंने आपको बताया था कि अकोमोडेशन में जो है वो आपका न्यू स्कीमा फॉर्म होता है। अब आता है आपका डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग क्या होता है? डिसेंटरिंग होता है आपका एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। दोबारा सुनिए, एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, जिसमें जो है आप एक सिचुएशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसेंटरिंग का आपको जो है पूछा जा सकता है कि डिसेंटरिंग का मतलब क्या होता है? तो एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन की, एक सिचुएशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सोचना। ठीक है, तो असिमिलेशन सीधा सीधा होता है कि जो हमें ऑलरेडी पता है और जो नई इन्फॉर्मेशन है उन उन दोनों को आपस में कोरिलेट करना, उन दोनों को आपस में जो है
आप मिलाना, जैसे हिंदी सेक्शन में पढ़िए कि जो वर्तमान ज्ञान है उसमें नई सूचनाओं को मिलाना जो है क्या कहते हैं, समावेशन, असिमिलेशन। डिटेल में जो है प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी की, उसमें जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वह शाखा शाखा जो जैव कारकों के प्रभाव से संबंधित है क्या कहलाती है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊँगा। ज 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको डेफ़िनेटली एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। बायोसाइकोलॉजी क्या होता है? जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है डील करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। जो बायोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो वो हमारे बिहेवियर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एक बार फिर से सुनिए, ऐसे बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स जो हमारे बिहेवियर को, थॉट्स को और फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ठीक है, इसका तो आंसर आ गया आपको, बायो साइकोलॉजी। अब क्वेश्चन आगे उठता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो क्या रहती है? काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होती है गाइस? काउंसलिंग साइकोलॉजी आपको डायरेक्टली पता है कि काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें परामर्श वगैरह आप देते हैं या किसी से परामर्श लेते हैं, काउंसलर वगैरह हो गए। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? जो ट्रीटमेंट से जुड़ी होती है, मेंटल हेल्थ, और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि पॉजिटिव चेंजेस जो हो किसी के बिहेवियर में आपने लाने हैं, पॉजिटिव चेंजेस जब आप लाते हो तो उसको बोला जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब है कि जो आपके सोशल चैलेंजेस, सोशल इंटरेक्शंस और जो फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उससे डील करता है। क्या होता है? सोशल चैलेंजेस, अलग अलग चैलेंजेस जो हमारी सोसाइटी में हैं, सोशल जो इंटरेक्शंस हैं और जो फैक्टर्स उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके साथ जो डील करता है उसको बोलते हैं आपकी सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बायो साइकोलॉजी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग? किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई जो है वो क्या कहलाती है? तो इसका जो है गाइस सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सेल, लेकिन यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बहुत पका रहा है, बहुत बक-बक कर रहा है, लेकिन आपके भले के लिए ही पका रहा हूँ। प्लीज़ नोट्स बनाइए और सुनते जाइए। सेल आपको पता है। नेक्स्ट आता है आपका साइनेप्स क्या होता है? संधि स्थल हिंदी में, अब हिंदी में तो इतना वो मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। साइनेप्स क्या होता है? ये आपका होता है जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना। साइनेप्स क्या होता है? जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना या फिर नर्व टू नर्व ट्रांसफ़र करना। तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? न्यूरो टू न्यूरो। न्यूरो टू न्यूरो। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूरो टू न्यूरो? तो न्यूरो टू न्यूरो का मतलब है कि आपका जो है, आपका न्यूरो टू न्यूरो जो होता है वो होता है आपका जब आपकी इन्फॉर्मेशन नर्व टू नर्व ट्रांसफर होती है। एक आता है आपका इन्फॉर्मेशन नर्व टू मसल जब ट्रांसफर होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूरो टू मायो। न्यूरो टू मायो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। न्यूरो टू मायो किसको कहते हैं? जब आपकी इन्फॉर्मेशन जो है नर्व से मसल्स में ट्रांसफर होती है तो उसको न्यूरो टू मायो बोला जाता है, और नर्व टू नर्व जब होती है तो उसको न्यूरो न्यूरो बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपका ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? जिसमें जो है आपके हॉर्मोन्स जो हैं ग्लैंड्स के थ्रू जो है पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचते हैं। ग्लैंड्स का रोल क्या होता है? हॉर्मोन्स जो हैं वो पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नर्व फाइबर। क्या होता है? नर्व फाइबर आपका होता है जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ लर्नड रिस्पॉन्स? इसमें भी गाइस 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला आता है आपका जनरलाइजेशन। क्या होता है? जनरलाइजेशन आपका होता है टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू डिफरेंट बट सिमिलर स्टिमुली। अब स्टिमुली स्टिमुली क्या होता है आपका? ये स्टिमुलस क्या होता है? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टिमुली या स्टिमुलस, STIMULI या LUS। स्टिमुलस क्या होता है? इवेंट्स इन इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ऐसे इन्वायरमेंट के इवेंट्स जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से इवेंट्स, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई ब्यूटीफुल साइट होगी, उससे हमारा बिहेवियर जो भी चेंज हो जाता है। कोई स्मेल, साउंड, या आपके जो है इन्वायरमेंटल अदर फैक्टर्स हो गए, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। ऐसे इवेंट्स जो हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे उसको बोलते हैं स्टिमुली। जनरलाइजेशन क्या होता है कि जब जो है आप किसी डिफरेंट लेकिन सिमिलर स्टिमुलाई में जब आपका जो है मान लीजिए साइट है,
बहुत ब्यूटीफुल साइट है लेकिन अलग जगह है। आप जो है एक सेम वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अगर आपका जो है हिंदी में इसका मीनिंग जानेंगे तो इसका होता है भेदभाव या कुछ विभेदन, लेकिन साइकोलॉजी में इसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंस अमंग स्टिमुलाई। कि जब आपका जो है स्टिमुलाई के बीच में डिफरेंस हो तो आप उसमें जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने साइट देखी, एक बहुत अच्छी है, एक बिल्कुल एवरेज है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस जिसमें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है आपका गाइस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपको पता है कि विलोप, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसा हिंदी में आपको पता चल रहा है स्वतः पुनः प्राप्ति, मतलब एकदम से आपको जो है जो चीज़ आपकी कुछ मिस हो गई है वो एकदम से आपको रिकॉल हो जाती है, एकदम से जिसका पता चल जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा एक्सटिंक्शन, जिसमें जो है जो आपने सीखा हुआ है अगर वो लॉस हो जाए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 66। मैंने आपको जब मेमोरी चार्ट करवाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो और क्या बोला जाता है? ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस को देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपकी जो सेंसरी मेमोरी होती है उसको जो है क्विक मेमोरी भी बोला जाता है। 0 to 1 सेकंड जो है इसका टाइम स्पैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो है इसको जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला जाता है, इमीडिएट मेमोरी बोला जाता है। इसका जो टाइम स्पैन होता है 0 to 1 मिनट। नेक्स्ट आता है आपका इकोइक मेमोरी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज इकोइक मेमोरी? इकोइक मेमोरी जो है जो आपका जो है सेंसरी मेमोरी जो है, क्विक मेमोरी जो है, इसी का एक पार्ट है, इसी को बोलते हैं। और इसका भी टाइम स्पैन है 0 to 1 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 0 to 2 सेकंड्स हो सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, एक व्यस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट? तो ये जो है 1.36 मेल्स में होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड फीमेल्स की बात करें तो 1.198 ग्राम। 1.198 ग्राम जो अप्रॉक्सीमेटली 1200 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 1200 ग्राम ही हम कंसिडर करते हैं। 1.20 ग्राम आपको आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है 1.20 ग्राम या 1200 ग्राम्स ऐसे दिया। 1.20 होगा तो इसमें 1.20 kg होगा, और 1200 अगर होगा तो इसमें ग्राम्स होगा। ये आपने ध्यान रखना है कि केजी और ग्राम जो है कैसे दिया है। फीमेल्स का 1.20 ग्राम और 1.20 किलोग्राम, और जो मेल्स हैं उनका 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स विच अ पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। प्राणी के जीन के पूरे समूह को जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा आपको पता है आंसर आ गया है जीनोटाइप। लेकिन बाकी जो आपके दो ऑप्शंस है फिनोटाइप और बिहेवियर जेनेटिक, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना जीनोटाइप है। क्या पता आपसे एग्जामिनर फिनोटाइप पूछ ले या बिहेवियरल जेनेटिक पूछ ले। तो फिनोटाइप आपका होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखिए, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, और जिनको जो है वो हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे किसी की आइज़ का कलर जो है वो ब्लू हो गया, हेयर का कलर जो है वो वाइट हो गया, जो आपका फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट आता है बिहेवियर जेनेटिक। क्या होता है बिहेवियर जेनेटिक को? जो आपका है साइकोजेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोजेनेटिक्स। साइकोजेनेटिक्स भी बोलते हैं। अगला इसका एक और नाम है, ध्यान रखिएगा। स्टडी ये होता है किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशन की स्टडी, इसके बिहेवियर के ऊपर। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशन की स्टडी इसके बिहेवियर के ऊपर, उसको बोलते हैं बिहेवियर जेनेटिक। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1930 में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हु एस्टेब्लिश द बिहेवियरिज्म इन 1913? आपको पता है जो पेवलोव थे, इवान पेवलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर जो है अपनी थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1904 में। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? डॉग पे। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी इवान पेवलोव की, ये हो नहीं सकता। स्किनर, BF स्किनर जो थे वो आपके जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1930 में जो है कौन सी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो है इन्होंने थ्योरी दी थी। और किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पे। नेक्स्ट आते हैं आपके वॉटसन। जो जॉन बी वॉटसन है, GB वॉटसन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो है बिहेवियरिज्म
को फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था, और इनको जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के पिता किसे कहा जाता है? आपके जीवी वॉटसन को। कब की थी इन्होंने? 1930 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके वुडवर्थ। ये जो थे, ये आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने रॉबर्ट वुडवर्थ इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो है SOR फॉर्मूला दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। SOR फॉर्मूला क्या है आपका? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर, SOR फॉर्मूला किसने दिया था? वुडवर्थ ने। हमारी आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन? प्रेक्षण द्वारा सीखने को क्या कहते हैं? देखिए आपके स्क्रीन पे ऊपर ऑप्शंस हैं। कंडीशनिंग किसे बोलते हैं? अ बिहेवियरल प्रोसेस वेयर बाई अ रिस्पॉन्स बिकम मोर प्रेडिक्टेबल इन अ गिवन एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ री मतलब कि री के द्वारा जो है किसी के व्यवहार को जो है एक गिवन इन्वायरमेंट में जो है वो चेंज किया जा सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। नेक्स्ट आता है आपका उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। नेक्स्ट आता है आपका मॉडलिंग। क्या होता है? जी हाँ, मॉडलिंग जो है लर्निंग बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं आपका मॉडलिंग, और इसको जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोला जाता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसको बोलते हैं? लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। और ये किसने दिया था? आपके अल्बर्ट बंडूरा, जो कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो है ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेंट लर्निंग। किसने दी? BF स्किनर ने, हमने पीछे पढ़ा। और इसका मतलब है रिवार्ड या पनिशमेंट से आप किसी के बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। रिवार्ड या पनिशमेंट से आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ऑपरेंट लर्निंग का मतलब ये होता है, BF स्किनर ने जो है 1930 में ये थ्योरी दी थी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और जो है चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो मॉडलिंग किसने दिया था? आपका आपके अल्बर्ट बंडूरा ने, जो कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के फाउंडर इन्हें कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम।